नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा से भरपूर, नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके 12th की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हमने क्यों नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया? पहला जो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये तो पढ़ लें कि मनुष्यों में लैंगिक जनन कैसे होता है, उसको जानने पहले हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्लांट्स के बारे में यानी कि पादप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मकसद है कि हम पहले आपके सामने दूसरा चैप्टर जो कि मानव जनन का है उसको प्रस्तुत कर दें, उसको आप समझ जाओगे तो फिर आपको आसानी से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मानव की, तो मानव जो होता है एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है? लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है। और जो लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन में दो जने पार्टिसिपेट करते हैं, माने कि दो ही ऑर्गेनिज्म, दो जीव भाग लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जैसे कि हम बात करें, एक मेल हो जाएगा, दूसरा फीमेल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि बोर्ड पे मैंने लिखा भी है, थोड़ा सा ओरली बता भी देते हैं, उसके बाद इसको समझाना ही है। मानव जनन में होता क्या है, वैसे तो आप जानते ही हो, लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है। लैंगिक जनन में दो ऑर्गेनिज्म या दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, और उसमें से एक मेल होता है, फीमेल होता है। मेल गैमीट बनाएगा, यानी कि जो नर होगा वो नर युग्मक बनाएगा, और जो मादा होगा वो मादा युग्मक बनाएगा। फिर इन दोनों से क्या हो जाएगा भाई? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। युग्मनज का निर्माण होने के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है ना, एम्ब्रियो बाद में शिशु बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर हम चैप्टर के ओवरऑल समरी या फिर ओवरऑल टॉपिक की बात करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, यानी कि इस अध्याय में जो आपको मानव जनन है इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो उसको मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया है। यानी कि हम इन सारे टॉपिकों पे बात करेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए, समझा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ना होगा जननांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा? जननांग के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम बात करें जननांग, तो नर का नर जननांग होगा, मादा का मादा जननांग होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले पढ़ लेंगे नर जननांग। ठीक है, उसमें क्या सहायक जननांग है या कौन से प्रमुख जननांग है, उनकी हम लोग बात करेंगे। फिर मादा जननांग को पढ़ेंगे। मादा जननांग में हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मादा के सहायक जननांग और मादा के प्रमुख जननांग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग युग्मक जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अगर हम युग्मक जनन की बात करें तो नर में नर युग्मक जनन होता है और मादा में मादा युग्मक जनन होता है। नर युग्मक जनन में हम लोग शुक्राणु का निर्माण पढ़ेंगे या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, और जब हम मादा युग्मक जनन की बात करेंगे, फीमेल गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, तो इसमें एक प्रोसेस होता है। ठीक, और उस प्रोसेस को कहा जाता है मासिक चक्र। क्या कहा जाता है? मासिक चक्र कहा जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे, अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक में निषेचन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि युग्मक का निर्माण हो गया, मादा युग्मक का निर्माण भी हो गया और नर युग्मक का भी निर्माण हो गया। अब उन दोनों युग्मकों का मीटिंग कराना है। क्या कराना है? मीटिंग कराना है, यानी कि जब ये मीट करते हैं तो उसी प्रोसेस को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं भाई साहब? निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है ना, दोनों मिल जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तब इसको युग्मनज कहते हैं। इंग्लिश में इसको जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, जब जाइगोट बन जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत विकास होगा, यानी कि उसमें कोशिकाओं का डेवलपमेंट, कोशिकाओं का विकास होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ एक निश्चित कोशिकाएं जब बन जाएंगी तो उस टाइम पर गर्भधारण होगा। ठीक है ना, मादा के अंदर क्या हो जाएगा? गर्भधारण हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में गर्भधारण होगा, जिसको इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद भाई, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा युग्मनज का, तब उसको भ्रूण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा?
भ्रूण कहा जाएगा। तो जब हम भ्रूण की बात करेंगे तो उसके विकास की बात करेंगे, भ्रूण का विकास कैसे होता है, ठीक है ना, भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, कैसे कैसे स्टेप्स में हो रहा है। मतलब कि अगर हम भ्रूण विकास की बात करें तो जो जो मनुष्य का जनन काल होता है वो 9 महीने का होता है, ठीक है। तो 9 महीने में कौन कौन से टाइम पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं भ्रूण में, उसकी बात किया जाएगा भ्रूण विकास के अंतर्गत, ठीक है ना। भ्रूण विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तब उसका प्रसव होगा। क्या होगा? प्रसव होगा, जिसको इंग्लिश में डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। वो भी प्रोसेस हम लोग जानेंगे, ठीक। उसमें क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन का बदलाव आता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद 7वें पॉइंट पे हम लोग दुग्ध श्रावण पढ़ेंगे। दुग्ध श्रावण को इंग्लिश में लैक्टेशन कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने पहले से लिख दिया क्योंकि ये बहुत टाइम कंटेनिंग था, इसको कलरफुल बनाना था मुझे ताकि अच्छा भी लगे, क्योंकि इन सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब डिटेल में समझेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको क्या करिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम जननांग के बारे में जानेंगे, जनन तंत्र, ठीक। उसमें हम पहले पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में, ठीक। नर जननांग जैसे ही खत्म होगा हम लोग मादा जननांग की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं पहले टॉपिक की। जननांग में पहले टॉपिक की बात करेंगे, इसका नाम होगा नर जननांग। पहले हम लोग नर जनन तंत्र या नर जननांग, आप चाहे जो लिखो, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। चलिए आ जाइए जरा, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है उसको लिख देता एक बार, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए एक बार, फिर उसको मैं लिख देता हूँ। जब हम नर जननांग की बात करते हैं तो नर जननांग में कुछ सहायक जननांग होंगे और कुछ प्रमुख जननांग होंगे, ठीक है। अगर हम पहले बात करें प्रमुख जननांग की, तो प्रमुख जननांग टेस्टिस होता है, और टेस्टिस एक जोड़ी होता है। कितना होता है? मतलब जिसको वृषण कहते हैं। वृषण कितना जोड़ी होता है? एक जोड़ी, यानी कि संख्या में 2 होता है वृषण, ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे? सहायक जननांग की। तो सहायक जननांग में हम लोग बात करेंगे वृषण कोश, ठीक है ना। वृषण कोश सहायक जननांग में आता है, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, वृषण कोश के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पेनिस के बारे में जानेंगे, ठीक है, पेनिस के बारे में जानेंगे, सहायक नलिकाओं के बारे में जानेंगे, सहायक ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए जरा, हम लोग बात कर लेते हैं कि नर जननांग सहायक एवं प्रमुख जननांगों में बांटा गया है, या फिर नर जननांग ऐसे लिखते हैं, सहायक जननांग। पहले एक पॉइंट लिख देते हैं कि नर जननांग उदरीय गुहा के निचले स्तर में पाया जाता है। ये जो पेल्विक रीजन होता है ना, मैं उदरीय गुहा कह रहा हूँ यार, श्रोणि मेखला के निचले भाग में पाया जाता है। श्रोणि मेखला मतलब पेल्विक रीजन। जैसे कि आप एक बात करें, ये इंसान है, ठीक है, ये मनई है, ठीक है ना, ये उसकी दोनों टांग है, ये उसके दोनों हाथ हैं, ठीक है बेटा। इसका पेल्विक रीजन जो होता है ना, श्रोणि भाग, ये इसका हिप रीजन जो होता है ना, ये हिप वाला भाग, ठीक है, इसको श्रोणि भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणि भाग, पेल्विक रीजन कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नर जननांग, लिख देता हूं सारा कुछ,
त्रिकोणी भाग के निचले स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ सहायकों में पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख की। प्रमुख नर जननांग की बात करेंगे। प्रमुख नर जननांग यानी कि इसको हम कहेंगे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, अब यहां पे बात कर लेते हैं दूसरा वाला। इंग्लिश नहीं लिखेंगे, जगह भी नहीं है, वैसे हम लोग को जरूरत भी नहीं। दूसरा वाला हम बात करेंगे किसके बारे में, दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सहायक नर जननांग की। सहायक सहायक नर जननांग। ठीक है, चलिए आ जाइए जरा। जब हम प्रमुख की बात करते हैं बेटा, जब हम लोग प्रमुख की बात करते हैं तो प्रमुख में क्या होता है, प्रमुख में हम लोग वृषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, वृषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वृषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जब सहायक की बात करेंगे तो सहायक में हम लोग ढेर सारी चीज पढ़ेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, ढेर सारी चीज पढ़ेंगे। इसमें नलिकाएं पढ़ेंगे, नलिकाएं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ग्रंथियां पढ़ेंगे, ग्रंथियां। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पेनिस पढ़ेंगे, जिसको सेशन कहा जाता है। सेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, सेशन, सेशन। ठीक है, हाँ सेशन। फिर उसके बाद हम लोग इसी में अगर हम बात करें, वृषण कोश भी आता है इसी में वृषण कोश भी आता है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए नलिकाओं को लिख देते हैं। नलिकाएं कौन कौन सी होंगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम नलिकाओं की बात करें, अगर हम नलिकाओं की बात करें, जो सहायक नलिकाएं होती है ना, उसकी बात करें तो सहायक नलिकाएं, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या हो जाएंगी, वृषण जालिका, वृषण जालिका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा इसमें शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं। और क्या हो जाएगा, अधिवृषण हो जाएगा। ठीक है, अधिवृषण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, शुक्रवाहक हो जाएगा, शुक्रवाहक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट बहुत जो कैच करने का है माइंड में, कि आपसे पूछेगा कि शुक्रजनक नलिका सहायक नलिका है या फिर प्रमुख नलिका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके मेडिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि जो शुक्रवाहक नलिका, शुक्रजनक नलिका होती है, शुक्रजनन नलिका, जिसको इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। शुक्रजनन नलिका या शुक्रजनक नलिका, जिसको इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, वो सहायक नलिका है या प्रमुख नलिका है। ठीक है, तो आप किस पे टिक करोगे, वो प्रमुख नलिका होती है। क्यों, क्योंकि वो वृषण की नलिका है और उसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, उसको सहायक में मत ला दीजिएगा। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। आगे बात करते हैं, ग्रंथियों में अगर हम बात करेंगे, ग्रंथियों में किसकी किसकी बात करेंगे, ग्रंथियों में आता है सेमिनल वेसाइकल,
यही चीज हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, बात एक ही है। ठीक है, हाँ लिख देते हैं, पढ़ तो लोगे ही, यही हिंदी में भी लिखा जाएगा, यही इंग्लिश में, सेमिनल वेसिकल। ठीक है बेटा, और क्या हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और क्या हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा काउपर ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसी को एक नाम से और जाना जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसके नाम से जाना जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है ना, सीसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कपुलेटरी आर्गन होता है, या फिर ये क्या, कपुलेटरी आर्गन का मतलब ये एक प्रकार का संभोग नलिका होती है, मतलब अगर यहाँ पे बात करें संभोगक अंग होता है। ठीक है ना, सीसन वगैरह मतलब जो एक संभोग अंग होता है, मतलब जो कपुलेटरी आर्गन इंग्लिश में कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ चलो, अगर हम वृषण कोश की बात करें तो वृषण कोश जब आप पढ़ोगे तो एक थैली की जैसी संरचना होती है, जिसमें एक जोड़ी वृषण प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक जोड़ी वृषण प्रेजेंट होता है, और उस वृषण में दो कक्षक होते हैं, सॉरी उस वृषण कोश में दो कक्षक होते हैं, और वो दोनों कक्षक को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषक कोश। क्या कहते हैं? वृषक कोश, और बाकी इसको वृषण कोश कहते हैं, या फिर वहां पे बात करें वृषक कक्षक कह देंगे, और इसको वृषण कोश कहा जाता है हिंदी में। ठीक है ना, ठीक है। वृषण कोश जब आप पढ़ोगे, जिसको इंग्लिश में स्क्रॉटम कहा जाता है, तो वृषण कोश में आपने दो प्रकार की मसल्स को पढ़ना है, दो प्रकार की मांसपेशियों को पढ़ना है। एक क्रीमेस्टर मांसपेशी होती है और दूसरा डार्टोस मांसपेशी होती है। यानी कि हम इसमें दो प्रकार की मांसपेशियों को पढ़ेंगे, क्रीमेस्टर मांसपेशी, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, बात एक ही है इसके लिए। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डार्टोस मांसपेशी। ठीक है ना, ठीक है बेटा। हाँ, मैंने सारा कुछ लिख दिया है। ये प्रमुख नर जननांग क्या होता है, सहायक नर जननांग क्या होता है, मैंने इसको सारा कुछ लिख दिया है। अब हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र के फिगर की, यानी कि उसके चित्र की बात करेंगे, चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। नर जनन तंत्र का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा संरचना होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बनाएंगे भी, और उसको देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा ये जनन कौन से अंग प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, कौन सा अंग कहाँ पे उपस्थित है, चाहे वो सहायक वालों को देखेंगे चाहे प्रमुख वाले को। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कीजिए। चेक करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव कर देता हूँ इसको, सेव करने के बाद कर देता हूँ इसको क्लीन। क्या कर देता हूँ? क्लीन। आ जाओ, क्लीन हो जाओ, क्लीन कर। हाँ, अब हम लोग एक क्लीन हो जा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र की संरचना की। किसकी बात करने जा रहे हैं? नर जनन तंत्र की संरचना की बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। नर जनन तंत्र की संरचना, यानी कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिर्फ स्ट्रक्चर लिख दिए, ज्यादा इंग्लिश में नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ, जहाँ पे जरूरत रहेगी वहीं तक जाएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए फिगर बनाते हैं। कौन सा कलर लें फिगर बनाने के लिए यार? कहाँ पे लें? यहाँ पे कर दे, आ जाएगा। जगह तो है, छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है सर, दिक्कत ना हो आपको, इतना ही बनाइए। हम यहाँ पे वृषण बना दे रहे हैं।
ठीक, वो वृषण कोष बना दिए। अब इसमें बना देंगे वृषण। ठीक है, अच्छा फिगर तो ढंग का बनना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है कि नहीं। थोड़ा सा आइए, ठीक है। चलिए, ये मैंने वृषण बनाया, वृषण कोष में। अब हम इससे एक नलिका अंदर से ले जाते हैं, एक गुच्छा, नलिका नहीं कहेंगे इसको, एक गुच्छा कहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी नलिकाओं को कंटेन करता है। ठीक है, बहुत सारी नलिकाएं इसमें से होकर के जाती हैं। मान लो इसमें ब्लड वेसल आएगी, सेमिनल वेसिकल आएगी, हार्मोन की ग्रंथि आएगी, सेमिनल वेसिकल का स्पर्म की नलिका जाएगी, ब्लड की नलिका जाएगी, हार्मोन की नलिका जाएगी, 3 नलिका बना दिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमको एक ही नलिका लेकर जाना है। पहले यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पेनिस का। ठीक ठीक ठीक, ऐसे यहाँ पे बनाते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय है ये। इसको दूसरा कलर लेते हैं यार, कलर हम ये वाला लेते हैं, दिखेगा? हाँ दिखेगा। और मोटा कर दें? हाँ कर दीजिए। ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। अब क्या बनाए इसमें? एक फिगर, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अरे यार पहले से कर देते हैं, फिगर बनाने में हो जाती है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अब यहाँ पे हम एक नलिका लाते हैं, पहले इसको तो बना दें, चाहिए जरा। अरे यार जरा सा भी टच हो रहा है तो नहीं बन रहा है। ढंग का बनाएंगे फिगर तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर से यार क्या ऐसे नहीं बन रहा है मुझसे? हाँ अब सही है, सही है, कुछ भी नहीं करेंगे नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। यहाँ से एक नलिका जाएगी, थोड़ा सा मिट जा, मिटेगा नहीं वो। यहाँ से एक नलिका जाएगी, इतनी मोटी नलिका बनाने की क्या जरूरत है, आप मोटा ही कर लो। ठीक है बेटा ठीक है, बन रहा है ढंग का, बनना चाहिए अच्छे से, नहीं तो मजा नहीं आता है। जैसे भी बनेगा वो आप लोग समझ जाओगे क्या बना रहे हैं, बाकी हंसिएगा मत। ठीक है? हाँ मैं ढंग का नहीं बना पाता तो हंसिएगा मत। आप लोग और अच्छा बना सकते हो तो बनाइए भाई, कौन रोक के रखा है आपको। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे एक स्किन ला देते हैं, स्किन के लिए व्हाइट कलर। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। अब क्या करें, मतलब ढंग का नहीं बन रहा, इसको हम सर्च कर ले क्या कहीं पे।
इसको हम सर्च पे दिखा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यार, बनाने में भी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसको हम सर्च पे दिखा देते हैं आप लोगों को। कहाँ से दिखाएं? ब्राउजर पे जाएंगे, चेंज, आ जाइए जरा, इस पे जाके आप लोगों को दिखा देते हैं अच्छे से। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, डायग्राम पे जाते हैं मेल वाले के। आइए जरा, ये डायग्राम बना है, नाम का कहाँ पे है, जिसमें समझ में आए वही वाला लेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, यही वाला लेते हैं। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, आजा अच्छे से दिख जा, दिखा अच्छे से। एक मिनट, बैक जाना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इसको बनाने की क्या जरूरत है? स्मार्ट बोर्ड तो इसीलिए तो लिया गया है कि नहीं? क्या जरूरत है बनाने के लिए, फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए? हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, टाइम जो गया 4-5 मिनट, सॉरी इसके लिए। अब ध्यान देना आप लोग, हाँ ध्यान दीजिएगा। मैं इसको हिंदी में मेंशन कर दूंगा, जो भी नाम है मैं उसको हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, आ जाइए जरा, कलर हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे येलो कलर ले लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे आपने क्या क्या देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में देखना है। नर जनन तंत्र में ये जो वृषण आपको दिए गए, ये वृषण तो प्रमुख है, क्या होते हैं भाई साहब? ये प्रमुख होता है, ठीक है, मतलब एक जोड़ी होता है। और जो ये नलिकाएं हैं वगैरह, ये नलिकाएं जो दी गई हैं और ये जो ग्रंथियां दी गई हैं, सिस्टम दिया गया है, ये सहायक जननांग है। क्या है ये? सहायक जननांग है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो? वृषण कहते हो। और वृषण एक जोड़ी होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है? वृषण कोष में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है भाई साहब? ये वृषण कोष में उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ पे उपस्थित होगा? ये वृषण कोष में उपस्थित होगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई साहब। अगर हम बात करें कि वृषण में नलिकाएं जो हैं, वृषण में जो नलिकाएं हैं, ठीक है, उनका नाम क्या क्या होगा भाई साहब? अभी मैंने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। वृषण की नलिकाओं की बात कर ले, सहायक नलिकाएं जो होती हैं, एक होता है वृषण जालिका। क्या होता है? वृषण जालिका होता है। और क्या होता है? और होता है वास डेफ्रेंस। वास डेफ्रेंस, ये जो पतली पतली नलिकाएं निकली हैं, ये देखो जाके एपिडिडाइमिस में मिल रही हैं। ये जो पतली पतली नलिकाएं दी गई हैं ना, जो जाके एपिडिडाइमिस में मिल रही हैं, ये इसको वास एफरेंसिया इंग्लिश में कहा जाता है। वास एफरेंसिया कहा जाता है इंग्लिश में। और इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? इनको हिंदी में कहा जाता है शुक्रवाहिकाएं। क्या कहा जाता है बेटा? शुक्रवाहिकाएं कहा जाता है। ठीक है, हाँ हमने लिख दिया शुक्रवाहिकाएं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, ये जो भाग आपको दिया गया है, ये वाला भाग, ये जो भाग दिया गया है, ठीक है, ये भाग आपका ये वाला जो भाग है, ये है एपिडिडाइमिस, यानी कि जिसको अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहा जाता है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। अब आगे अगर हम बात करें कि इस अधिवृषण में कितने भाग होते हैं, इसकी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ये अधिवृषण जो है ना, इसका ऊपर वाला सबसे भाग, इसको कैपुट कहते हैं। इसको कैपुट, अच्छा ये जरूरी नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बस इसको समझा देते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है। इसको कैपुट कहा जाता है, जो ऐसे उभरा हुआ भाग है। और जो ऐसे भाग गया है थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं भाई साहब? क्वाडा कहते हैं। क्या कहते हैं?
कॉडा कहते हैं। कॉडा मतलब जो पुच्छ वाला भाग होता है, और जो ऐसे उभरा हुआ है उसको काइकुट कहते हैं, यानी कि शीर्ष भाग होता है एपिडिडाइमिस का, यानी कि अधिवृषण का। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें से अधिवृषण से होकर के एक नलिका और निकलेगी, एक नलिका और निकलेगी, उसका नाम होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस कहा जाता है। बाकी हिंदी में इसको कहा जाता है सुप्रवाहक। ये एक ही नलिका होती है जो कि एक वृषण से निकलती है। सुप्रवाहक नलिका एक ही होती है जो एक ही वृषण से निकलती है। ठीक है, अभी उसको समझा दे रहे हैं। बाकी जो एक अपने से फिगर बनाएंगे उसको हम थोड़ा सा एडवांस तक आप लोगों को समझा देंगे, माने कि एक्स्ट्रा जो कि सिलेबस से बाहर है, आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, माने कि वो आपके थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम में जैसे नीट के लिए वो चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम आपको समझा दे रहे हैं, मतलब समझा देंगे इसके बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार आप लोग फिर से सुनिए। हम नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। किसके जनन तंत्र की बात कर रहे हैं? नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। उसमें सहायक होता है और उसमें प्रमुख होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख होता है वो वृषण होता है, और वृषण कोश में प्रेजेंट होता है। वृषण की संख्या 2 होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। अब अगर हम वृषण की बात करते हैं, ठीक है, वृषण की बात करते हैं तो वृषण में आपका हो जाएगा क्या क्या भाई साहब? जो प्रमुख जननांग है वृषण, वृषण में क्या क्या हो जाएगा? वृषण में होगी नलिकाएं होंगी, ठीक है, कुछ कोशिकाएं उपस्थित होंगी, ठीक, जिनका डिफरेंट काम होगा, अलग अलग काम होगा। अगर हम नलिकाओं की बात करें तो इसमें नलिकाएं होती हैं। एक तो प्रमुख नलिका होती है वृषण में एक प्रमुख नलिका होती है। ठीक है, वृषण में प्रमुख नलिका होती है जिसको सुप्रवाहक नलिका कहते हैं। ठीक, और सहायक नलिकाएं होती है वृषण में। कौन कौन सी सहायक नलिका होती है? वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं और अधिवृषण, और एक और होता है सुप्रवाहक नलिका। अब ये सुप्रवाहक नलिका जाएगी कहाँ पे मिलेगी भाई साहब? ये सेमिनल वेसाइकल में मिलेगी। सेमिनल वेसाइकल प्रमुख सहायक ग्रंथि होती है। क्या होती है सेमिनल वेसाइकल? प्रमुख सहायक ग्रंथि होती है। और ये प्रमुख सहायक ग्रंथि जो है ना, ठीक है, इसमें मिलेगा। फिर ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, यहाँ पे देखो ये है प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि तितली के जैसी संरचना है। प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में 1 होती है, जबकि सेमिनल वेसाइकल की अगर हम बात करें तो संख्या में 2 होती है। ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। अगर हम सेमिनल वेसाइकल की बात करते हैं तो संख्या में 2 होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो ये संख्या में 1 ही होती है। फिर उसके बाद आ जाता है काउपर ग्रंथि। देखो ये साइड में 2 बिंदी के जैसे लगे, इनको काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि, या फिर इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ये पेनिस है, ये कौन पेनिस यानी कि जिसको हिंदी में सीसन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर पेनिस का है जिसको सीसन कहा जाता है। ठीक है, हाँ सीसन कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो इसके ऊपर एक मसल्स लगी है ना, ये देखो मसल लगी है कि नहीं लगी है? पूरा ऐसे बना है स्ट्रक्चर, ये मसल। ठीक है, ये उत्तेजक पेशियां होती हैं। सीसन की उत्तेजक पेशियां होती हैं जो कि सीसन को एक्साइट करती हैं, उत्तेजित करती हैं। ठीक, उसके ऊपर एक स्किन होती है, एक पतली सी त्वचा होती है, जिसको क्या कहते हैं भाई साहब? जिसको फोर स्किन कहते हैं, यानी कि अधस त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधस त्वचा कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। और ये सबसे अगले वाले भाग को, सबसे अगले वाले भाग को जो कि सीसन के सबसे आगे का भाग होता है, उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं, यानी कि सीसन मुंड कहा जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान से सुनो। मैं अभी एक फिगर अच्छे से बनाऊंगा जो कि आप लोगों को नोट डाउन करने योग्य होगा। ये तो मैंने फिगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया है कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। ठीक है ना? हाँ, बाकी मैं अलग से बना दूंगा जो कि नोट करने योग्य होगा। इतना सारा नहीं होगा भारी भर का, वो छोटा सा रहेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है। आ जाइए जरा, अब आगे क्या बात करें? आगे हम लोग वृषण कोश की बात करेंगे। अब हम एक को डिस्कस कर लेते हैं। इसको कर देता हूँ सेव, ठीक कर देता हूँ, क्लीन हो जाए, तुम भी हट जाओ। अब आते हैं अपने फाइल पे। किस पे आते हैं भाई साहब? फाइल पे आते हैं। आ गया फाइल, आ गया, ले करंट पेज। ठीक है, हाँ अब हम अपने से फिगर आपको समझाते हैं। ठीक है बेटा,
ठीक है। मतलब जो भी उसमें स्ट्रक्चर है, चाहे हम वृषण कोष की बात करें, वृषण की बात करें, पेनिस की बात करें, सहायक ग्रंथियों की बात करें, सहायक नलिकाओं की बात करें, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिगर के थ्रू। मैं बना रहा था, जो भी बना रहा था वो अब बनाऊंगा, एक बार दिखा दिया, ठीक है। अब उसको शार्ट फॉर्म में बना लेते हैं। कौन सा कलर है, ये वाला। ये वृषण है, ठीक, ठीक है बेटा। पेनिस बनाते हैं, आइए जरा, नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो पेनिस बनाते हैं। पेनिस के लिए हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। बना लेते हैं तब बात करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं।
चलिए आ जाइए बेटा, हम इसको अपने थ्रू समझा देते हैं। मैंने फिगर बना दिया है अपने से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बेटा। ये है वृषण कोश, ये इसको क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। ये वृषण कोश है, ठीक, जिसको स्क्रोटम इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, स्क्रोटम कहा जाता है। तुम साइड में जाओ, स्क्रोटम, ठीक। अभी वृषण कोश की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। पहले फिगर को समझा देते हैं, यहीं पे सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है। आ जाइए जरा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर है वृषण। क्या है, वृषण। मैंने एक ही वृषण बनाया है, तो होते दो हैं, ठीक है ना, एक ही बनाया बना, समझना है हम लोगों को ना, इसीलिए, ठीक है। इसमें से देखो एक नलिका निकली है, ये नलिका को क्या कहते हैं, शुक्रवाहक नलिका। क्या कहते हैं, शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक नलिका जाकर के कहाँ पे मिल रही है भाई साहब, ये शुक्रवाहक नलिका ग्रंथि से मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, ग्रंथि से मिल रही है। उसके पहले और बात कर लेते हैं कि शुक्रवाहक नलिका के साथ साथ और भी नलिकाएं बाहर जा रही हैं। इसमें है, जैसे हम बात कर लें रक्त नलिका, रक्त है तो इसको लाल कलर से लिखते हैं, अच्छा इसको तो इस तरह से कर दे, रक्त नलिका लिखो यार, कोई भी कलर हो, इतना सजाओ मत, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये रक्त नलिका है। और आगे हम बात करें, और आगे अगर हम बात करें तो ये वाली जो है, ये है आपकी पीली वाली, मान लो कि हार्मोन की कोई नलिका है, ठीक है। किसकी नलिका है, ये हार्मोन की नलिका है, जैसे हम मान लेते हैं हार्मोन नलिका है, ठीक। और ये नलिकाएं एक गुच्छे में निकलती हैं। जैसे देखो ना, कभी आप लोग स्कूल में तो जाते होंगे, जैसे हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना, तो उस कैमरे से तार निकलते हैं और तार ऑफिस तक आते आते एक गुच्छा बना लेता है। गुच्छा बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो उस गुच्छे को यहाँ पे देखो, जैसे ये नलिका है ना, ये नलिका है एक रक्त की, एक नलिका तो जा रही है शुक्रवाहक की, एक नलिका हार्मोन की, तो ये पूरा का पूरा गुच्छा बना लेता है। और इस गुच्छे को क्या नाम देते हैं, इस गुच्छे को नाम देते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या नाम देते हैं इसको, इसको नाम देते हैं स्पर्मेटिक कैनाल। क्या, स्पर्मेटिक कैनाल, ठीक है ना, स्पर्मेटिक कैनाल नाम देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो सफेद वाला भाग है, ये पार्ट सफेद जो कलर से दिख रहा है, सफेद वाले में देखिए, ये एक नलिका के जैसे दिख रही है कि नहीं दिख रही, जो कि उदरीय गुहा में, देखो वृषण कोश से होकर के ये प्रवेश कर रही है उदरीय गुहा में। इसको इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्वाइनल कैनाल, इसको इंग्वाइनल कैनाल कहा जाता है, ठीक है बेटा। इसको क्या कहा जाता है, इंग्वाइनल कैनाल कहा जाता है। अब यहाँ तक सारी बातें डन कर लेते हैं, तब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इस वृषण कोश और वृषण से रिलेटेड, नलिकाओं से रिलेटेड सारी बातों को डन कर लेते हैं, तब आगे मूव करते हैं, ठीक है बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये है वृषण कोश। क्या है, वृषण कोश। वृषण कोश जो होता है, ये शरीर के बाहर, पहले बता देते हैं, शरीर के बाहर उदरी गुहा के सबसे निचले यानी कि श्रोणि मेखला के सबसे निचले स्तर पर पाया जाता है, ठीक है। वृषण कोश में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, और वो दोनों पेशियों में एक होता है क्रीमेस्टर पेशी और दूसरा होता है डार्टोस पेशी। क्रीमेस्टर पेशी एक संकोचक पेशी होती है। संकोचक पेशी का काम क्या होता है, जो क्रीमेस्टर पेशी है, वैसे जो वृषण कोश था, शरीर के बाहर होने का इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि वृषण कोश में प्रेजेंट होता है वृषण, और वृषण में बनते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने चाहिए, इसलिए शरीर के बाहर उपस्थित होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा भाई, वृषण कोश शरीर के बाहर है, तो इसमें 2 प्रकार की संकोचक पेशी होगी। एक होगा क्रीमेस्टर जो संकोचक पेशी है, और दूसरी होगी डार्टोस यानी कि जिसको प्रसारक पेशी कहते हैं। संकोचक पेशी क्या करती है, संकोचक पेशी क्या करती है, उसका काम यह होता है कि वृषण कोश के तापमान को मेंटेन करने के लिए सर्दियों के दिनों में वृषण को क्या कर दे, सिकोड़ के शरीर के समीप लाए, जिससे कि उसका टेम्परेचर कम ना होने पाए, ना तो कम हो पाए ना तो ज्यादा, यानी कि शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि हम बात करें यहाँ पे
शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका होना चाहिए 35 से 34 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ना तो कम होने पाए या इससे ना तो ज्यादा होने पाए। तो सर्दियों में तापमान तो वातावरण का घट जाता है, तो वृषण कोश तो मतलब शरीर के बाहर है, तो उसका तो तापमान भी घट जाएगा। तो इसीलिए संकोचक पेशी इसको सिकोड़ के शरीर के समीप खिलाती है, जिससे उसका तापमान बहुत ज्यादा डिक्रीज ना होने पाए, बहुत ज्यादा कम ना होने पाए। ठीक, अगर हम डार्टोस पेशी की बात करें, ये जो वृषण कोश में डार्टोस पेशी होती है, उसका काम होता है कि गर्मियों का जब दिन होता है ना, गर्मियों का जब दिन होता है तो उसको फैला दे, ताकि उसमें थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर जाए। होता है कि नहीं होता, उसका टेम्परेचर क्या हो जाए भाई साहब, डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई साहब। आगे बात करते हैं कि वृषण कोश में वृषण उपस्थित होता है। ठीक है, वृषण जो होता है प्रमुख जननांग होता है। वृषण क्या होता है, प्रमुख जननांग होता है। वृषण के बारे में अलग हेडिंग लगा के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वृषण के बारे में जो प्रमुख जननांग है, प्रमुख जननांग हेडिंग लगाएंगे, वृषण फिर हेडिंग लगाएंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। बाकी अभी हम लोग जान लेते हैं कि इसमें भी कुछ प्रमुख नलिका होती है और सहायक नलिका होती है। प्रमुख नलिका इसमें शुक्र जनक नलिका होगी। ठीक है, बाकी सहायक नलिकाएं अगर हम इसमें पूरे की बात करें तो सहायक नलिका में आएगा कौन कौन सा भाई साहब, सहायक नलिका में आएगा वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक नलिका। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो शुक्रवाहक नलिका देखो यहां से होकर के जा रही है, उदरीय गुहा में प्रवेश करने के लिए ऐसे होकर के जा रही है। तो जहां पे वृषण का एक भाग उदरीय गुहा में प्रवेश करता है, वृषण कोश का भाग उदरीय गुहा में प्रवेश करता है, उसको इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब इंग्वाइनल कैनाल के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लो। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, होता क्या है कि जो बहुत ज्यादा वेट जो लोग उठाते हैं, भार उठाते हैं, तो बहुत तेजी से चिल्लाते हैं। ठीक है, तो नहीं तो बारिश करते करते क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से खाक तो करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो इंग्वाइनल कैनाल है उसके फटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, जब वो फट जाती है तो जो हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत कह रहा हूँ, जो हमारी छोटी आंत है हमारे वृषण कोश में प्रवेश कर जाएगी, तो इसको इंग्वाइनल हर्निया नाम देते हैं। ठीक है ना, इंग्वाइनल हर्निया थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसीलिए ज्यादा बोझा नहीं उठाना चाहिए, हैवी वेट को नहीं उठाना चाहिए, ना ही ज्यादा तेजी से चिल्लाना चाहिए, ना ही ज्यादा तेजी से बरस करते समय खाक फूक करना चाहिए, है कि नहीं, है। आगे हम बात करते हैं, अगर हम वृषण में बात करें कि वृषण में कौन कौन सी नलिकाएं आएंगी जाएंगी, तो इसमें भाई रक्त नलिका जाएगी, इसमें हार्मोन की नलिका जाएगी, इससे निकल करके एक शुक्रवाहक नलिका जाएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो एक गुच्छा बना लेते हैं और उस गुच्छा को स्पर्मेटिक कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कैनाल कहा जाता है। ये देखो शुक्रवाहक नलिका जाती है कहाँ पे, उदरीय गुहा में। किससे मिलती है, उदरीय गुहा में ये मिलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आ जाइए जरा। ये उदरीय गुहा में मिल रही है किससे, किससे मिल रही है, सेमिनल वेसाइकल से। किससे मिल रही है, सेमिनल वेसाइकल से। ठीक है, ये सहायक ग्रंथि होती है। ठीक, इसमें मिलेगी। ये होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये जो है ये काउपर ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड नाम दो, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, इसके लिए नाम सेम ही है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ये जो सफेद है ना, इसका नाम क्या होता है, ये है मूत्र मार्ग। क्या है ये, मूत्र मार्ग, जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है इंग्लिश में, मूत्र मार्ग। ये दोनों का काम करता है, मतलब सीमन को भी बाहर स्खलित करेगा और मूत्र को भी बाहर स्खलित करेगा, इसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है सर, ठीक है। आगे ये देखो, इसमें पेशी है। क्या है भाई साहब, सिसन की बात करें तो इसमें पेशियां भी लगी हैं। ये पेशी जो है ना, ये उत्तेजक पेशियां हैं। क्या है ये, उत्तेजक पेशियां हैं, दोनों तरफ है, इसलिए पेशियां लिख रहा हूं। ये उत्तेजक पेशियां होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, इसके ऊपर एक स्किन है। क्या है ये, एक स्किन है, इसको फोर स्किन या अधस त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं, अधस त्वचा, त्वचा, हाँ, अधस त्वचा कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं। और ये जो आगे वाला सिसन का भाग होता है, इसको सिसन मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिसन मुंड कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है,
शिशन मुंड कहा जाता है। शिशन मुंड कहा जाता है, यानी कि ग्लैंस पेनिस इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, हमने सारा कुछ, अच्छा इसको मैंने नाम नहीं मेंशन किया, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय है, ये मूत्राशय है। ठीक है, ठीक ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों के सामने अपने से भी नर जनन तंत्र को पूरी तरह से प्रस्तुत कर दिया है। अब इसको हम 1 बाय 1 हेडिंग लगा के पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैंने एक बार नर जनन तंत्र को सारा दिखा भी दिया था, उससे भी अपने से भी बना के आप लोगों को दिखा दिया। अब इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रमुख जननांग के बारे में पढ़ेंगे, वृषण के बारे में पढ़ेंगे, उसी में फिर उसको पढ़ने के बाद, उसको वृषण को पढ़ने के बाद हम लोग वृषण कोश को पढ़ेंगे। ठीक है, सहायक नलिकाओं को पढ़ेंगे, फिर किसको पढ़ेंगे, सहायक ग्रंथियों को पढ़ेंगे, फिर किसको पढ़ेंगे, सेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको सब जानकारी लेने के बाद हम लोगों का नर जनन तंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज वैसे वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। आप लोगों ने लेक्चर को प्रॉपरली देखा, पेशेंस के साथ देखा, धैर्य के साथ आप लोगों ने देखा, तनिक भी विचलित नहीं हुए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, आप लोगों से मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। जो बाकी टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।